Hi everyone. First of all, please confirm is my voice audible, guys? Hi everyone. Is my voice audible, guys? चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बच्चों डू शेयर द लिंक ऑफ दिस सेशन गाइस फास्ट, ठीक है? डू शेयर द लिंक ऑफ दिस सेशन, ठीक है? जल्दी से आप लोग इस सेशन का लिंक शेयर कर दीजिए, ठीक है? हाँ, फास्टली शेयर द लिंक ऑफ दिस सेशन गाइस। चलिए जी यार अभी बहुत सारे बच्चों के कॉलेजेस के एग्जाम्स ओवर हुए हैं, ठीक है? सो ये रिपीटेडली क्वेरी हमारे पास आ रहा था, इज इट पॉसिबल टू क्रैक कैट इन 6 मंथ्स, ठीक है? हाँ, ये 6 है यहाँ पर, ये मत देखना कि सर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है? क्लियर है? यहां पर क्या आएगा हमारे पास 6 आएगा। क्लियर है बात? यहां तक की बात आपको क्लियर है क्या? स्टूडेंट्स वेट फॉर स्ट्रेटेजी सेशन मोर देन क्लासेस। हाँ, ये मैंने देखा है, मतलब बच्चे स्ट्रैटेजी सेशन के लिए बहुत ज्यादा वेट करते हैं। मैं सिर्फ आपसे एक बात बोलूंगा, सिर्फ एक ही बात बोलूंगा आप लोगों से यहां से कि यार स्ट्रैटेजी अगर आप किसी की सुनते हो ना, देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज अवेलेबल ऑन यूट्यूब, ठीक है? बहुत सारी स्ट्रैटेजीज पड़ी हुई है यूट्यूब पे। मेरी सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग स्ट्रैटेजीज देखते हो ना तो एटलीस्ट उनकी बात सुना भी करो वो क्या कह रहे हैं, और सुनने के बाद पूरा स्ट्रैटेजी सेशन उसको इंप्लीमेंट भी किया करो। अदरवाइज इस तरह के स्ट्रैटेजी सेशंस का कोई फायदा नहीं है, मैं आपको ये भी बता दूं, ठीक है? इस तरह के स्ट्रैटेजी सेशंस का कोई फायदा नहीं है। देखो यार, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में कोई भी एग्जाम हो, अभी तो हम सिर्फ कैट की बात करेंगे, एक ना जो कंसिस्टेंसी होती है, मुझे लगता है कि वो 6 से 8 महीने तक बच्चा बहुत अच्छी तरह से काम कर पाता है। मतलब अगर एग्जाम में ज्यादा टाइम होता है ना, जैसे मान लो कोई बच्चा अभी से कैट 2024 को टारगेट करने लगे, तो उसके पास 18 मंथ्स का टाइम है। हो सकता है वो शुरू में बहुत मतलब सीरियसली काम करे, बीच में थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाए, उसके कॉलेज के एग्जाम आ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। बट मेरा पॉइंट ये है कि जो 6 मंथ का टाइम है ना, अगर फुल डेडिकेशन के साथ हम लोगों ने दे दिया, अगर फुल डेडिकेशन के साथ हम लोगों ने 6 मंथ का टाइम दे दिया अपनी प्रिपरेशन को, तो मुझे लगता है कि यहां से एक बहुत अच्छा आउटपुट निकल सकता है, ठीक है? मुझे लगता है कि यहां से एक बहुत अच्छा आउटपुट निकल सकता है। और कैट जैसे एग्जाम के लिए अगर आपने क्लास 10 तक की चीजें आपको क्लियर है कि क्लास 10 तक आप लोगों ने क्या पढ़ाई की थी, आपको पता है कि हाँ यार हमने क्लास 10 में लीनियर इक्वेशन का कोऑर्डिनेट ग्राफ भी पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी होते थे 2। अगर आपको ये बेसिक चीजें क्लियर है ना, तो यू गाइस कैन इजीली क्रैक कैट इन 6 मंथ, ठीक है? कंडीशन ये है कि आपको क्लास 10 तक की चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है? अगर आपको क्लास 10 तक की चीजें नहीं पता है, आपकी बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, तब थोड़ा प्रॉब्लम होगा आप लोगों के लिए, ठीक है? तब थोड़ा आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है? चलो, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस तरह से आप लोगों को अपने 6 मंथ प्लान करना है, सो डेट हमारा इसी साल कैट क्रैक हो, ठीक है? बहुत सारे बच्चों से जब मैं फोन पे बात करता हूं या कैसे बात करता हूं, तो वो पता मुझे क्या बोलते हैं कि सर मैं तो ये वाला अटेम्प्ट ना ऐसे ही दे रहा हूं, ऐसे मतलब टाइम पास के लिए वाला अटेम्प्ट दे रहा हूं, मेरा टारगेट तो नेक्स्ट अटेम्प्ट का है, ठीक है? ये वाला अटेम्प्ट तो मैं ऐसे ही दे रहा हूं, जो मेरा टारगेट है ना वो नेक्स्ट अटेम्प्ट का है, वो मुझे ये बोलते हैं, ठीक है? तो मेरा तो सिर्फ सिंपल सा पॉइंट ये है यार, अगर आप इस साल भी कैट दे रहे हो ना, तो कोशिश करो कि इसी साल काम हो जाए, ठीक है? हमें ये अपना जो पूरा जर्नी है ना दोबारा रिपीट ना करना पड़े कैट 24 में, ठीक है? तो इसी साल अपने को पूरा कोशिश करना है कि हमारा कैट का एग्जाम इसी साल क्रैक हो जाए, ठीक है? चलिए जी आगे बढ़ते हैं जरा, ठीक है? आई थिंक ये टाइटल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, इज इट पॉसिबल टू क्रैक कैट इन 6 मंथ, ठीक है? ये वीडियोस रिपीटेडली नहीं आएंगी। अब कभी आप सोच रहे होंगे सर जुलाई के मंथ में भी आएंगे, बोलेंगे इज इट पॉसिबल टू क्रैक कैट इन 5 मंथ्स, अगस्त में भी आएंगे इज इट पॉसिबल टू क्रैक कैट इन 4 मंथ्स। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मुझे लगता है कि यार 6 महीने तो चाहिए, देखो, ठीक है? 6 मंथ का टाइम तो लगता है यार, ठीक है? ऐसा भी नहीं है कि बहुत मतलब लो ग्रेड एग्जाम है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा एप्टीट्यूड, इंडिया का टॉप एप्टीट्यूड एग्जाम है, ठीक है? तो 6 महीने का टाइम तो आपको देना पड़ेगा, फुल डेडिकेशन के साथ, फुल कंसिस्टेंसी के साथ। आपको अपनी लाइफ से सारे डिस्ट्रैक्शंस हटाने पड़ेंगे। वो डिस्ट्रैक्शन भले ही रील देखने का हो, वो भले ही फोन पे लंबी लंबी बातें करने का हो, वो सारी चीजें हटा के ही यहां से आउटपुट निकल सकता है, ठीक है? क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत कम है ना यार। वी हैव मतलब अब अगर मैं आज से बात करूं
तो मेरे पास 6 मंथ भी कंप्लीट नहीं है, मेरे पास 6 मंथ भी कंप्लीट नहीं है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो मेरे पास अराउंड 165 डेज के अराउंड है, 165 डेज के अराउंड मेरे पास टाइम है, ठीक है। हाँ तो हाँ, मतलब कभी तुम सोच रहे हो हाउ टू गेट 99 परसेंटाइल इन 24 आवर्स, मैं इस तरह की वीडियो कोई नहीं बनाने वाला, मैं पहले बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। गुमराह करने वाली कोई चीज नहीं होगी आपके साथ, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं जरा। देखो यार, किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है, किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका सिलेबस, ठीक है। उसका सिलेबस क्या है, तो आई होप जो बच्चे कैट 2023 को टारगेट कर रहे हैं, आप लोगों को सिलेबस बहुत ही क्लियरली पता होगा कि हमारा क्या सिलेबस है, हमें क्या पढ़ना है। हमारे एग्जाम के 3 सेक्शन है। सबसे पहला सेक्शन जो एग्जाम में आता है वो आता है VARC, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सेकंड सेक्शन आता है LRDI, लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। और थर्ड सेक्शन हमारा आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। अगर मैं बात करूं पिछले 2 कैट की, ठीक है, मतलब पिछले 2 कैट जो हमारे हुए हैं, कैट 2021 और कैट 2022 की अगर मैं बात करता हूं, तो मेरे भाई मुझे क्या देखने को मिलता है वहां से कि हमारे पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कितने क्वेश्चंस थे, 22 क्वेश्चंस थे एग्जाम में। LRDA के कितने क्वेश्चंस थे, 20 क्वेश्चंस थे। और VARC के कितने क्वेश्चंस थे, 24 क्वेश्चंस थे। ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो हमारे पास 60 क्वेश्चंस एग्जाम में, 66 क्वेश्चंस हमारे पास एग्जाम में आए थे। ये बात आपको समझ में आने लग रही है, ये हमारे एग्जाम का पैटर्न है। अब ये तो पता होगा VARC में क्या पढ़ना है, LRDA में क्या पढ़ना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है। आई थिंक ये चीजें तो आप लोगों को पता होंगी कि वर्बल एबिलिटी में क्या होता है, मतलब आसान सी भाषा में बताऊं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप लोगों ने बचपन से सॉल्व करते हैं, बट आप ये एक्सपेक्टेशन ना रखें कि उसी तरह के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको सॉल्व करने ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है। मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अलग होंगे, मैं पहले ही बता दूं आपको, ठीक है, अच्छे लेवल के होंगे, ठीक है। मतलब सबसे अच्छा तरीका क्या है, अगर VARC पे कमांड बनानी है, अगर VARC पे कमांड बनानी है ना आप लोगों को, तो मेरा सेशन क्या है, ये देखा जाए कि VARC में कैट 21 और कैट 2022 में क्या क्या आया है। कैट 2022 में VARC में क्या आया था, कैट 2021 में VARC में क्या आया था, एक बार उन 2 पिछले प्रीवियस ईयर्स का आइडिया लेके ना हम अपनी प्रिपरेशन आगे स्टार्ट कर सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि भाई ये एग्जाम में आता है। सेम एज इन LRDI, अगर मैं आपको बताऊं, जब भी कैट का नोटिफिकेशन आएगा, अगस्त में कैट का नोटिफिकेशन आएगा, आपको पता होगा, ठीक है। हाँ, अगस्त में कैट का नोटिफिकेशन आएगा और कैट कभी भी अपना कोई सिलेबस नहीं बताता कि मैं यहां से क्वेश्चन पूछने वाला हूं। मतलब कहने वाली बात है, कैट का कोई सिलेबस नहीं है, ठीक है। बोलोगे कैसी बात कर रहे हो, अभी तो तुम कह रहे थे कि सिलेबस पे फोकस करो, अब तुम ही कह रहे हो कैट का कोई सिलेबस नहीं है, ठीक है। बच्चे जो सिलेबस की बात मैं कर रहा हूं ना, वो ये सिलेबस है जो हम लोगों ने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जहां से आए हैं, ठीक है, जहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अरे भाई बातें सुन लो यार, तुम क्या क्या कमेंट कर रहे हो यहां पर, ठीक है। हाँ पहले सुन लो बातें मेरी, ठीक है। तो जो कैट का सिलेबस है ना, वो सिलेबस प्रीवियस ईयर पेपर्स से बनाया गया है कि प्रीवियस ईयर्स में इतने इतने क्वेश्चंस, इतने इतने टॉपिक्स के आए हैं, ठीक है। इतने इतने क्वेश्चंस, इतने इतने टॉपिक्स के आए हैं, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि इस साल भी इतने ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। मतलब हम लोग ये पूरा पेपर एक्सपेक्टेशन पे चल रहा है, ठीक है। मतलब पिछले 1990 से पेपर हो रहा है, ठीक है, 1990 से। इस बार 2023 में पेपर होगा, तो ऑलरेडी पेपर हमारा 23 टाइम्स हो चुका है। आई थिंक 1-2 साल पेपर 2 बार भी हुआ है, पेपर लीक हो गया था तो फिर दोबारा भी हुआ था। आई थिंक 2003 की बात है शायद, जहां तक मैं गेस कर पा रहा हूं, ठीक है। एग्जैक्ट में कोई याद नहीं है, ठीक है, मैं तब बहुत छोटा था, ठीक है। तो मतलब हमारे पास ओवरऑल लगभग 23-24 पूरे फुल प्रूफ पेपर है। और जब मैं बात करता हूं पेपर स्लॉट्स में भी होते हैं, ऑनलाइन में, तो ठीक है, जैसे 17 में हमारा 2 स्लॉट में हुआ, 18 में 2 स्लॉट में हुआ, 19 में 2 स्लॉट में हुआ, 20 में 3 स्लॉट्स में हुआ, 21 में 3 स्लॉट्स में हुआ, 22 में 3 स्लॉट्स में हुआ। तो पेपर का अगर आइडिया लेना है तो ये नहीं हम 90 के पेपर्स उठाने शुरू कर दें। पिछले 6 साल के पेपर्स मार्केट में इजिली अवेलेबल है, मार्केट मतलब गूगल देवता पे इजिली अवेलेबल है। पिछले 3 साल के पेपर्स अगर आपने उन पे भी फोकस कर लिया तो इजिली हमारा काम बन जाएगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इजिली आपका काम बन जाएगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उन ईयर्स को आप देख लो, ठीक है। हाँ मतलब उन ईयर्स के पेपर 17 से लेके 2017 से लेके 2022 के पेपर्स से आप आइडिया ले सकते हैं कैट का डिफिकल्टी लेवल कैसा रहता है, किस तरह के क्वेश्चंस कैट में आते हैं, ठीक है।
और मतलब अब मैंने तो बोल दिया लॉजिकल रीजनिंग डाटा इंटरप्रिटेशन आएगा। आता क्या है इसमें? वो रीजनिंग नहीं आती इसमें। राम का भाई श्याम है, श्याम की बहन चिंटी है, तो बताओ चिंटी और राम में क्या रिलेशन हुआ, इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि बच्चे पता क्या कहते हैं, सर ब्लड रिलेशन भी तो है टॉपिक में। बच्चे हमें बोलते हैं सर ब्लड रिलेशन तो है टॉपिक में, हमने देखा है। तो मैं तो ब्लड रिलेशन क्वेश्चन लगा रहा था, और वो ब्लड रिलेशन क्वेश्चन लगा रहा होता है जो ग्रुप डी एग्जाम में आता है, ठीक है। वो ब्लड रिलेशन क्वेश्चन लगाता है जो ग्रुप डी एग्जाम में आते हैं। कहता है सर कोडिंग डिकोडिंग भी तो है एग्जाम में, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन लगा रहे हैं वो जो ग्रुप डी के एग्जाम में आते हैं। भाई कैट के सिलेबस में कभी आए होंगे? अगर कैट में कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आएगा भी ना तो बहुत अच्छे लेवल का आएगा। आई थिंक 17 या 18 में एक बार आया भी था, अच्छा क्वेश्चन था वो कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन से मतलब ये नहीं है कि सिंगल क्वेश्चन आएंगे। जो कैट का एलआरडीए वाला सेक्शन है ना, जो कैट का एलआरडीए वाला सेक्शन है वो प्योरली बेस्ड है सेट्स पर। अब ये सेट्स क्या होते हैं, मतलब इसमें एक बड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको दे देगा, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आपसे 3 या 4 क्वेश्चन पूछेगा। वो 4 क्वेश्चन पूछ सकता है, 5 क्वेश्चन पूछ सकता है, या 6 क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है। तो लॉजिकल रीजनिंग डाटा इंटरप्रिटेशन का पैटर्न ये है, एक बड़ा सा डाटा दे देगा, ठीक है, बड़ा सा डाटा दे देगा, उसमें हमसे 4 क्वेश्चन पूछ ले, 5 क्वेश्चन पूछ ले, 6 क्वेश्चन पूछ ले। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कैट 2021 में क्या हुआ था लॉजिकल रीजनिंग में, लॉजिकल रीजनिंग डाटा इंटरप्रिटेशन में 2 तो 4 क्वेश्चन के सेट आए थे, 2 6 क्वेश्चन के सेट आए थे। वहीं कैट 2022 में क्या हुआ है, हमारे पास 5 क्वेश्चन के 4 सेट आए हैं। ओवरऑल मार्क्स, ओवरऑल क्वेश्चन 20 है, यहां पर भी ओवरऑल क्वेश्चन 20 है। तो वो एग्जामिनर के मूड के ऊपर बात है। अगर वो सेट्स दे रहा है तो हो सकता है वो 4 वाले 2 सेट दे दे, 6 वाले 2 सेट दे दे, तब भी 20 क्वेश्चंस बन गए टोटल। हो सकता है वो 5 वाले 4 सेट दे दे, तब भी हमारे 20 क्वेश्चंस हो गए टोटल। तो मुझे लगता है आई थिंक ये चीज तो आपको समझ में आने लग रही होगी कि जो कैट का लॉजिकल रीजनिंग डाटा इंटरप्रिटेशन का सिलेबस है ना, वो लिटरली बहुत वाइड है, और ये सेक्शन अब बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करता है। मैं सीरियसली बता रहा हूं, क्योंकि क्वांट में चीजें बहुत ज्यादा सॉर्टेड है, वीआरसी में चीजें बहुत ज्यादा सॉर्टेड है, ठीक है। अपने को पता है वीआरसी में आरसी एक बड़े लेवल पे आएगा एग्जाम में, ठीक है। आरसी का वेटेज सबसे ज्यादा रहेगा, तो बच्चा वहां पे समझ जाता है कि यार मेरे को रीडिंग हैबिट बनानी पड़ेगी, मुझे रीड करना पड़ेगा, अलग अलग तरह के आरसीज मुझे करने पड़ेंगे, अलग अलग थीम बेस्ड आरसीज मुझे करने पड़ेंगे जिनकी थीम अलग अलग हो, ठीक है। तो क्वांट में बच्चा समझ जाता है। क्वांट में उसमें बोल देता हूं भाई ज्योमेट्री मेंसुरेशन से 3-4 क्वेश्चन पक्का आएंगे, वो ज्योमेट्री मेंसुरेशन कर लेता है, 1 महीने में पूरा आराम से पढ़ लेगा, वो 3-4 क्वेश्चन उससे श्योर हो गए। वहीं जब बात आती है हमारे पास एलआरडीआई की, एलआरडीआई में चीजें बहुत ज्यादा वाइड है, बहुत बड़ा समुद्र है एलआरडीआई का, ठीक है। और आई थिंक आप लोगों को पता भी होगा, ठीक है, आई थिंक आप लोगों को पता भी होगा कि एलआरडीआई कितना बड़ा समुद्र है, ठीक है। तो मेरा सिंपल सा पॉइंट आप लोगों से ये है, आप जब अभी से अपनी प्रिपरेशन बना रहे हो ना, ठीक है, मतलब अगर आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आपका एक ना टाइम टेबल होना चाहिए। तो वो टाइम टेबल मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं, वो आपका टाइम टेबल होना चाहिए, ठीक है। मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपके पास 6 to 8 आवर्स का टाइम तो आप आराम से निकाल लोगे, 6 to 8 आवर्स का टाइम तो आराम से निकाल लो ना अगले 6 मंथ के लिए। 6 मंथ पूरे भी नहीं है भाई, लगभग 160 डेज है, 160 डेज मान के चलो, ठीक है। हमारे पास 160 डेज का टाइम है, ठीक है। तो डेली 6 to 8 आवर्स आप आराम से पढ़ो। इस 6 to 8 आवर्स में मेरा कहने का मतलब ये है, 2 चीजें होती हैं। एक तो होती है हमारी क्लासेस, हम कहीं से क्लासेस पढ़ रहे हैं, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। दूसरा हमारा होता है यहां पर सेल्फ स्टडी, ठीक है। 2 चीजें होती हैं, एक तो हमारी क्या होती है क्लासेस होती हैं, दूसरा हमारा होता है सेल्फ स्टडी। तो इन दोनों पे इक्वली फोकस करना है, समझ रहे हो? इन दोनों पे हमें क्या करना है, इक्वली फोकस करना है। अब इक्वली फोकस से मेरा मतलब ये है, दिन में अगर आप मान लो 8 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है, तो 8 घंटे मान लो आपकी 3 से 4 घंटे की क्लासेस हो गई, तो यार बाकी का जो टाइम है ना आपके 4 to 5 आवर्स का, वो सेल्फ स्टडी पे होना चाहिए। मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताना चाहता हूं, शायद पता नहीं आपको और लोग बताएं या ना बताएं, क्लासेस का रोल ना सिर्फ 20% है। क्लासेस आपको ये बताएंगे कि ये चीज कैसे करनी है। मैंने मान लो कोई ज्योमेट्री में कॉन्सेप्ट कराया, मैंने कोई लॉजिकल रीजनिंग डीए में कोई तकड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया आपको, तो वहां से आपको वो कॉन्सेप्ट पता लग गया। क्या आपने वो खुद से इंप्लीमेंट किया है? नहीं किया। तो मैं इसलिए कहता हूं कि जब तक आप खुद से क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप खुद से 500-700 एलआरडी के सेट्स नहीं बनाओगे, तब तक ये चीजें आपको ऐसी लगेंगी कि यार पता नहीं क्या ही चल रहा है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो अगर ये वाले फेज से बाहर आना है ना कि हमें समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है, उसके लिए आप लोगों को खुद से एफर्ट लगाने पड़ेंगे। आपका जो 80% सिलेक्शन होगा ना, वो आपकी सेल्फ स्टडी से होगा।
क्लासेस से हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हमें किस तरह से अपनी चीजें आगे चलानी है। मतलब जैसे मैंने बता दिया परसेंटेज में हमें इस चीज पे फोकस करना है, तो मैं मेरी क्लासेस से आइडिया लग गया। पर जब तक आप खुद से क्वेश्चन नहीं लगाओगे यार, तो फायदा क्या है? आपने मैंने मान लो परसेंट किसी टॉपिक के 1000 क्वेश्चन सॉल्व करके दे दिया, आपको वीडियो सॉल्यूशन बना दिया 1000 क्वेश्चन का, ठीक है, तो उससे क्या होगा? आप तो क्वेश्चन रीड कर रहे हो, सॉल्यूशन देख रहे हो, एक मूवी की तरह काम चल रहा है ना, ठीक है, एक मूवी की तरह काम चल रहा है। क्वेश्चन सामने आया, सॉल्यूशन उदित सॉल्व कर रहा है, फिर क्वेश्चन आया, फिर उदित सॉल्व कर रहा है। आपने जब तक आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे ना, क्वेश्चन रीड भी आप कर रहे हो, आपके पास कोई है ही नहीं आसपास बताने वाला कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, तब तक आपके लिए चीजें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब इतना फील नहीं आएगा आपको, ठीक है। जब आप खुद से सॉल्व करोगे, यार क्वेश्चन आया, सामने आया, खुद से सॉल्व करा मैंने, क्वेश्चन का लेवल भूल जाओ अभी, ठीक है, लेवल की बात मत करो। बच्चे आते कहते हैं सर ये कौन से लेवल का क्वेश्चन है, इज दिस कैट लेवल? बच्चा पहली क्लास में आता है कहता है इज दिस कैट लेवल? भाई स्टार्टिंग यहां से होती है, स्टार्टिंग यहां से होगी। मान ले कैट का लेवल ये है, तो मैं भी तो कुछ दिन लूंगा ना तुम्हें इस लेवल तक पहुंचाने के लिए। क्लासेस का पढ़ाने का तो अपना तरीका होता है ना यार, ठीक है। अब मान लो क्लास में 500 बच्चे बैठे हैं, 500 बच्चे चाहेंगे सर, हर बच्चा चाहेगा सर मेरे अकॉर्डिंग चले, सर नहीं चल सकते हर बच्चे के अकॉर्डिंग। भाई 500 बच्चों का अलग अलग दिमाग है, सब बच्चा ये सोचने लगे कि यार सर नहीं चलेंगे। सर का तो एक फिक्स रूटीन है कि सर को ये चीजें करानी है। पहले सर बेसिक्स भी कराएंगे, मॉडरेट भी कराएंगे, एडवांस भी कराएंगे, कैट के पीवाईक्यूज भी कराएंगे, उससे भी ऊपर लेवल का क्वेश्चन कराएंगे। सीक्वेंस ऐसे बनती है। अब जब बात बेसिक्स की आती है, मॉडरेट की आती है, तो आधे लोगों को लगता है कि यार ये तो मुझसे आता है। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, फिर थोड़ा आगे बढ़ो, आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस करो, एडवांस क्वेश्चंस करो, ठीक है। क्लास का तरीका अलग होता है। मतलब मैं हमेशा बच्चों को बोलता भी हूं कि यार हम लोगों ने ना कोई पर्सनल कोचिंग नहीं लिया, हमने किसी भी फैकल्टी को पर्सनली हायर नहीं किया, वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, ठीक है। आपने जो पैसा दिया है या जो भी आपने कहीं भी पैसा पे किया है, वो आपने एक पूरा बैच एक साथ ग्रुप में पढ़ने के लिए दिया है, ठीक है। सिंपल सी बात है। मान लो कोई कहने लगे सर मुझे इन टीचर से पढ़ना है, मैं चाहता हूं मुझे दिन में 6 घंटे पढ़ाएं, तो हो सकता है फिर उनकी सैलरी तुमसे बोले यार मैं तो 6 करोड़ रुपए लूंगा तुमसे एक महीने के, ठीक है। तो फिर ऐसे भी तो हो सकती है ना चीजें। तो मुद्दा कहने की बात यह है कि भाई आप लोगों को ने जो मतलब बहुत क्लास में इस तरह की चीजें आती हैं, सर मेरे अकॉर्डिंग चल लो, सर ऐसा करा दो वैसा करा दो। क्लास का पूरा मोमेंटम बना रहता है, वो तरीके होते हैं, वो ऑलरेडी डिसाइड होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर हम बच्चों के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते, ठीक है। तो आप अपना एक टाइम टेबल सेट करो। मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको पता होता है, जैसे जब मैंने कैट की तैयारी की थी मुझे पता था भाई मुझे इंग्लिश बहुत परेशान करने वाली है, ठीक है। तो मैं थोड़ा इंग्लिश को ज्यादा पढ़ता था, ठीक है। मुझे पता था मैं क्वांट के साथ फैमिलियर हूं, क्वांट के क्वेश्चन में डील कर लेता हूं। मैं क्वांट में फिर एक अलग लेवल की चीजें पढ़ता था कि अच्छा मुझसे ये नहीं आता, ये टॉपिक नहीं आता, तो मैं इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेता हूं, इस पर थोड़ा टाइम लगा देता हूं। और आपके पास ना, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा अभी, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास ना क्वांट में, जैसे मुझे लगता है कि देयर आर 30 टॉपिक्स। अगर मैं छोटे छोटे टॉपिक्स को भी मिला दूं ना, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे पास 30 टॉपिक्स है। मेरे पास कितने टॉपिक्स हैं? 30 टॉपिक्स हैं। मुझे ऐसा लगता है यदि एक टॉपिक को मैं 5 दिन तक भी पढ़ रहा हूं, तो मेरे पास तब भी 150 डेज मुझे लगेंगे सिलेबस कंप्लीट करने में। अभी मेरे पास टाइम कितना है? लगभग 160 to 165 डेज का मेरे पास टाइम है। तो मैं आराम से क्वांट में एक टॉपिक को अगर 5 दिन तक भी पढ़ूंगा, तो मैं चीजें आराम से कवर कर सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात ध्यान रखना। तो अपने दिमाग में जल्दबाजी मत लाना, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक से मेरा मतलब है, जैसे ट्राइंगल मैंने इसमें अलग कैलकुलेट किया है, सर्कल मैंने इसमें अलग कैलकुलेट किया है, ठीक है। 2D मेंसुरेशन मैंने इसमें अलग लिया है, 3D मेंसुरेशन मैंने इसमें अलग लिया है, ठीक है। रेशो प्रोपोर्शन मैंने इसमें अलग लिया है, परसेंटेजेस अलग लिया है, प्रॉफिट लॉस अलग लिया है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट अलग लिया है, ठीक है। तो छोटे छोटे सारे टॉपिक्स मिला के लगभग 30 टॉपिक्स हैं। वो एक टॉपिक को कवर करने में 5 दिन भी लोगे। मैं बच्चों को बोलता हूं कि यार ज्योमेट्री में ना देखो हमारे 3-4 टॉपिक्स हैं, अगर हर टॉपिक को हम 5-5 दिन भी पढ़ेंगे तो तब भी हमें 20 डेज लगेंगे। बच्चा कहता है मैं 20 दिन तक ज्योमेट्री पढ़ूंगा। अरे पढ़ना पड़ेगा। 20 दिन तक जब आप ज्योमेट्री पढ़ लोगे ना, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जिस बच्चे ने ज्योमेट्री के 500 क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, तो 500 क्वेश्चन करने के बाद एग्जाम में उसके सामने 3 क्वेश्चन आएंगे, क्या उसको डर लगेगा क्या वो क्वेश्चन रीड करने के बाद? वो कहेगा यार 500 में पूरे चांसेस हैं वो जो 500 क्वेश्चन उसने घर बैठ के करे हैं, उन्हीं के जैसा क्वेश्चन एग्जाम में उसको दिखेगा। बट द प्रॉब्लम इज, क्या आप 500 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? मुद्दा ये आता है, क्या आप 500 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? क्या आपने 500 क्वेश्चन सॉल्व किए? पॉइंट ये है, वो कोई करना नहीं चाहता, वो 500 क्वेश्चन, ठीक है।
यहां तक की बात क्लियर है आप लोगों को? जरा बताओ मुझे, यहां तक की बात आप लोग क्लियर है क्या? ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो पॉइंट में सारे टॉपिक्स लिख लो, अर्थमेटिक के सारे टॉपिक्स लिख लो, अलजेब्रा के सारे टॉपिक्स लिख लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो रहा, बच्चे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ ही नहीं आया, तुम्हारे लेक्चर 10 बार देख लिए समझ में ही नहीं आ रहा। अरे भाई समझ में आया, जो उसकी थ्योरेटिकल वाला पार्ट था वो मैंने सॉल्व कराया, उस रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए। अब बच्चा कहां पे लैग कर रहा है, वो खुद से नहीं क्वेश्चंस कर रहा। आप खुद देखो यार, आपको खुद पता है कि हाँ ये रियलिटी है, आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो। आप लेक्चर्स देख रहे हो, लेक्चर्स को 3 बार देख लोगे, 4 बार देख लोगे, प्रॉब्लम कहां है बच्चे को, बच्चा खुद से नहीं सॉल्व कर रहा। सिर्फ ये इकलौती प्रॉब्लम हमारे पास जो आने लग रही है वो यही है, बच्चा खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा, वो हर जगह क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। 10 टीचर से पढ़ लेगा, 10 जगह क्वेश्चन सॉल्व करते हुए लोगों को देख लेगा, बट जब खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी आएगी तब वो काम वो कर ही नहीं रहा है। मैंने आपको बता दिया। और सेल्फ स्टडी का रोल 80% है, सेल्फ स्टडी का रोल 80% है, ठीक है। कोचिंग्स का रोल सिर्फ 20% है, बट ये 20% करने के बाद ये 80% करना बड़ा इजी लगता है। ये 20% अगर आपने कर लिया, इसके बाद ये 80% करना बड़ा इजी लगता है, तभी तो हम कराते हैं ना चीजें। ये 20% में मेरा रोल है, ये 80% आपका रोल है। आपके सिलेक्शन में 20% रोल मेरा है, 80% रोल आपका है। आपने किस लेवल पे चीजें कवर करी हैं। जस्ट मैं एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, चीजें कितनी इजी हैं बट हमने कितनी कॉम्प्लिकेटेड उनको बना रखी है, ठीक है। जैसे क्वांट पढ़ा रहा हूं ना, तो क्वांट में सबसे ज्यादा चीजें एग्जांपल देने का मन करता है। मैंने आपको बोला हमारे पास 30 टॉपिक्स है, एक टॉपिक को कवर करने में अगर मैं 5 दिन ले रहा हूं तो टोटल टाइम कितना लग रहा है मुझे? 150 डेज लग रहे हैं, लग रहा है ना, टोटल टाइम मुझे 150 डेज लग रहे हैं। मैं आपसे बोलता हूं, आपने मान लो रेशियो प्रोपोर्शन टॉपिक लिया, ठीक है, आपने रेशियो प्रोपोर्शन टॉपिक लिया। अब रेशियो प्रोपोर्शन के जब आप मान लो वीडियो लेक्चर्स देखोगे, मान लो मैंने 8 घंटे तक रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा है, तो 5 दिन में से मान लो आपने 2 दिन तक तो सिर्फ लेक्चर्स देखे, 5 दिन में से सिर्फ 2 दिन आपने लेक्चर्स देखे, ठीक है। तो आपके पास कितने दिन बचे? 2 दिन में तो आपने यहां चले गए, आपके पास 3 दिन बचे। इन 3 दिन में यदि आप डेली 50 क्वेश्चंस भी सॉल्व करोगे रेशियो प्रोपोर्शन के, तो 50 इंटू 3 150 क्वेश्चंस आपने रेशियो के सॉल्व कर लिए। 150 क्वेश्चंस आप लोगों ने रेशियो के सॉल्व कर लिए। व्हाट आई सजेस्ट यू गाइस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लास्ट 6 ईयर के क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करना, लास्ट 6 ईयर के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना। अगर आप कैट 2023 को सीरियसली टारगेट कर रहे हो तो कैट 17 से लेके कैट 2022 तक के क्वेश्चंस आपको जरूर सॉल्व करना है। मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है, ये बड़ा मैंडेटरी है आप लोगों के लिए, ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूं। दूसरा पॉइंट मेरे सामने क्या आने लग रहा है यहां पर, ठीक है, हाँ, दूसरा पॉइंट मेरे सामने यहां पर क्या आने लग रहा है, क्वांट की चीजें सॉर्टेड है, क्योंकि क्वांट में क्या है, सिर्फ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मैंने बोल दिया भाई 40 क्वेश्चंस कर लो। अब दिन में 50 क्वेश्चंस करना ना पहले दिन से तो नहीं होगा। अगर आप आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, या आपने 1 हफ्ते पहले अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, 10 दिन पहले अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, तो आज ही से आपके लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा कि आप 50-50 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को? इसके लिए आप लोग करना पड़ेगा यार, भाई आज मान लो आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो हो सकता है आप आज सिर्फ एक दिन में 15 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, अगले दिन 20 क्वेश्चन। ये धीरे धीरे स्पीड बनेगी, धीरे धीरे स्पीड बनेगी। बट मैंने बोला है टाइम सिर्फ 160 to 170 डेज का टाइम हमारे पास है। ये 160 to 170 डेज अगर हमने ढंग से यूटिलाइज कर लिए तो हमारा कैट का एग्जाम अच्छा होगा। और अगर ये 160 to 165 डेज में भी हमारी लाइफ में कोई चेंज नहीं आया, हमने अपनी लाइफ ऐसे ही मतलब बिल्कुल स्पेंड करी जैसे हमने पिछले 6 महीने जिए थे, हम वैसे अगले 6 महीने जी रहे हैं, तो आप फिर कैट से एक्सपेक्टेशन मत रखना है कि आपका कैट से कुछ आउटपुट निकलेगा। आपको अपनी डेली शेड्यूल में चेंजेस लाने पड़ेंगे, आपको कम सोना पड़ेगा, आपको जल्दी उठना पड़ेगा, जैसे भी हो वो, कोई लेट तक पढ़ता है, कोई सुबह उठ के, वो आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, 24 घंटे में से डेली 8 से 10 घंटे का टाइम निकालना शुरू करो। बाकी चीजों के लिए 14 घंटे हैं आपके पास। उन 14 घंटे में कॉलेज जाते हो तो 6-8 घंटे वहां चले गए, 6-8 घंटे सो जाओ, तो 10 घंटे निकालो। रील्स देखनी बंद कर दो, इंस्टाग्राम को हटा दो अपना अकाउंट, फेसबुक से अपना अकाउंट हटा दो, सब जगह से गायब हो जाओ। 6 महीने तक सिर्फ गायब हो गए तो तब जाके आइए आउटपुट निकलेगा, तब जाके आप मुझे बोलोगे सर मैंने 6 महीने में 99 परसेंटाइल ले गया हूं मैं कैट में। इसके लिए एक काम करना पड़ेगा, प्रोसेस होता है ना हर चीज का। मैगी बनाने का भी तो प्रोसेस होता है ना भाई, दुकान से खरीद के लाऊंगा,
फिर मैगी का रैपर ओपन करूंगा, फिर उसको पानी डालूंगा भिगोने, फिर उसमें मैगी डालूंगा, तो प्रोसेस है ना पूरा। ऐसी कैट में 99 परसेंटाइल लाने का अगर 160 to 170 डेज में लाना है तो ये भी एक प्रोसीजर, इस प्रोसीजर पे काम करो, ठीक है। क्वेश्चन के सोर्सेज लास्ट 6 मंथ में, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे इस बच्चे का कि क्वेश्चन के सोर्सेज क्या रखे हैं। पहली बात तो अगर आपने कहीं से भी आप कोचिंग ले रहे हो, ठीक है, आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो वो लोग आपको मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, वो लोग आपको मटेरियल प्रोवाइड करा रहे होंगे, ठीक है। तो एक ना ट्रस्ट कर लो, मान लो आपने कहीं पे भी कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, उन लोगों ने आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया, तो आप उस कंटेंट पे थोड़ा ट्रस्ट रखो, क्या है कंटेंट अच्छा है, बात खत्म, ज्यादा डिस्ट्रैक्ट मत हो, ठीक है। वो कंटेंट आपका अच्छा है, उस पर आप थोड़ा सा, मतलब ये नहीं कि आप उसे ऐसे नहीं बोल सकते ये तो ऐसे ही आ गया कंटेंट अब क्या होगा, ऐसे नहीं होती कोई भी चीजें, ठीक है। मतलब आपकी जो क्लास नोट्स होते हैं, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, जो आपके क्लास नोट्स हैं वो करो। क्लास नोट्स के बाद आपको क्या करना है, आपको उन्होंने कोई सोर्स बताया होगा, कोई बुक प्रोवाइड करी होगी, या कोई मतलब एक होता है ना, जैसे हमने क्लास में रेशियो प्रपोर्शन के 25-30 क्वेश्चन सॉल्व करे पढ़ते टाइम, उसके बाद एक ऐसी जगह होती है जहां से टीचर कहता है भाई ये 150 क्वेश्चन है रेशियो प्रपोर्शन के, यहां से सॉल्व कर लेना, तुम्हें यहां अलग अलग वैरायटी मिल जाएगी। फिर वो क्वेश्चंस हमारे कहीं ना कहीं सोर्स होगी, हो सकता है किसी ने आपको कुछ बुक्स प्रोवाइड करी हो, कुछ बुकलेट्स प्रोवाइड करी हो, जैसे अनअकैडमी पर हम लोग बच्चों को बुक्स भेजते हैं, आइकॉनिक वाले बच्चों के बुक्स घर डिलीवर होती हैं, तो क्वांटिटी बुक में उसमें रेशियो के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, बेसिक्स होंगे, मॉडरेट होंगे, एडवांस होंगे। ऐसे ही जिन बच्चों के पास खाली प्लस का सब्सक्रिप्शन है उनके पास हार्ड कॉपी तो नहीं होगी बुक की, बट उन्हीं बुक्स को वो सॉफ्ट कॉपी में अनअकैडमी की वेबसाइट पर देख सकते हैं, तो वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अनअकैडमी पर तो आप खुद से टॉपिक डाल के मतलब टॉप फिल्टर कर सकते हो, आपने टॉपिक फिल्टर लगा दिया रेशियो प्रपोर्शन, तब वहां पे क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो ये सारी फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, अनअकैडमी पर। अब अलग अलग कोचिंग्स का अलग अलग होता है, तो क्लास नोट सबसे पहले है, फिर उसके बाद जहां पे वो 100-150 क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं टॉपिक वाइज, वो आपके पास बुक है या कोई पीडीएफ है। उसके बाद मेरा मानना यह है हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करने चाहिए, जो हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं ना, हमें वो जरूर करने चाहिए, ठीक है। और इसके बाद तो यार देखो, अगर कहीं से आपके पास प्रीवियस ईयर मॉक्स के क्वेश्चंस हैं फिल्टर किए हुए, मतलब मुझे ऐसा लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हमारे पास बहुत सारे हो जाएंगे, हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही बहुत सारे हो जाएंगे, लगभग हर टॉपिक के 30 से 40 क्वेश्चंस हमारे पास प्रीवियस ईयर हो जाएंगे। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो जस्ट मतलब फील देने वाले हैं ना, हमें पता लग जाएगा कि एग्जाम में अब तक कैसी चीजें आई हैं, एग्जाम में अब तक कैसी चीजें आई हैं, तो यहां से तो अपने को बड़ी अच्छी फील आने वाली है, ठीक है। हाँ देखो, मार्केट में मैं ये नहीं बोलता कि कोई बुक खराब है, भाई किसी ने अगर अपने कोई बुक लॉन्च करी है तो कुछ ना कुछ मेहनत तो करी होगी ना, ठीक है, अगर वास्तव में उसने मेहनत करी है तो सारी बुक अच्छी होंगी, ठीक है। तो आप अपने सोर्सेज चेंज ना करो, बस मैं कहना चाहूंगा। हमारे पास 6 महीने में इतना टाइम नहीं है कि हम पहले ये वाले सोर्स से पढ़ रहे थे, अब हम इस वाले सोर्स से पढ़ लेते हैं। एग्जाम से 2 महीने पहले किसी ने स्ट्रेटेजी वीडियो देखी, उन सर ने बोला अब इस वीडियो से यहां से पढ़ लेते हैं। मल्टीपल सोर्सेज मत करो, एक ही सोर्स को मल्टीपल टाइम सॉल्व कर लो, मल्टीपल सोर्सेज से मत पढ़ो, एक ही सोर्स को मल्टीपल टाइम सॉल्व कर लो, तो आपकी एक्यूरेसी, आपकी स्पीड में रिवोल्यूशनरी इंप्रूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। मतलब मान लो कोई भी बुक है, XYZ पब्लिशर की कोई बुक है, ठीक है, इस बुक से आप प्रैक्टिस कर रहे हो या किसी कोचिंग मटेरियल से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, इस बुक को 2 बार सॉल्व कर लो। जब हम कभी भी एक बार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तब इतना फील नहीं आता, ठीक है। मतलब मैं बोलता भी हूं, मान लो मैं आज अपने घर से मान लो भोपाल जा रहा हूं, वैसे मुझे भोपाल जाना भी है, मैं आपको बताऊंगा क्लास के लास्ट में, मैं भोपाल आ रहा हूं आप लोगों से मिलने, ठीक है। तो मान ले मैं अपनी गाड़ी से जा रहा हूं, मैं देहरादून से निकला, भोपाल जा रहा हूं, ठीक है। जब मैं पहली बार कहीं भी जाऊंगा ना, तो मैं बड़ा ध्यान से जाऊंगा, ठीक है, मैं रास्ता देख गूगल मैप लगा के रखूंगा, कोई गलत टर्न ना ले लूं मैं, ठीक है, पूरे ध्यान से जाऊंगा मैं, ठीक है। अब माने जब मैं उधर से आ रहा हूं तो मुझे कुछ ना कुछ तो चीजें मेरे दिमाग में बैठ जाएगी ना, अरे नहीं यार इधर से नहीं जाना था, इधर से जाना था, क्या तब मुझे गूगल मैप देखने की जरूरत पड़ेगी? नहीं देखने की पड़ेगी। ये बिल्कुल ना हमारा जो ब्रेन है ना, वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। जब आप पहली बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, हो सकता है आपको क्लास नोट्स देखने पड़े, सर ने इस क्वेश्चन के लिए क्या पढ़ाया था, ये ऐसे कराया था। जब आप उसी क्वेश्चन को दूसरी या तीसरी बार सॉल्व कर रहे होंगे ना, तब आपको आई थिंक नोट्स देखने की जरूरत ना पड़े। सिंपल सी बात है, हम अपने किसी रिलेटिव क्या जा रहे हैं गूगल मैप पे डाल के, जब हम वहां से वापस आएंगे जरूर थोड़े हम गूगल मैप डालें, हमें याद हो जाए वो चीज। तो हम बोलते हैं ना, बच्चे कहते हैं भी सर हमें ये याद करना है, कहते हैं याद नहीं करना, प्रैक्टिस करनी है। अब याद करने बैठ गए, भाई प्रैक्टिस करो उसका। मैं तो हमेशा बोलता हूं कि कोई क्वेश्चन एक बार करो ही मत, क्लास नोट्स में क्लास के टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उनको घर जाके रिवाइज करो,
उनको घर जाके रिवाइज करो एज इट इज, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, क्लियर है बात? यहां तक की बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, तो मेरा मानना है ये चीज है, क्लास नोट्स हो गए, 100 से 150 क्वेश्चंस हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, और अगर प्रीवियस ईयर मॉक क्वेश्चंस आपके पास हैं कहीं पे एक जगह, ठीक है, तो ये कर लो। और इस चीज को 2 बार तो कम से कम करना, इस चीज को 2 बार तो कम से कम करना, कम से कम 2 बार करना इस चीज को, ठीक है, कम से कम 2 बार। क्लियर है बात? ठीक है, हाँ, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई, कम से कम 2 बार। ठीक है, चलो, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, इसमें तो आपको कोई दुख दर्द परेशानी नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम एज लॉजिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, ठीक है, मैंने क्वांट में आपको बता दिया, आप एक अपना डेली रूटीन फिक्स कर लो। मैं सुबह 10 से 12 क्वांट पढ़ूंगा, ठीक है, कहीं क्लासेस मिल रही हैं, यूट्यूब पे इतना कंटेंट है, टॉपिक पढ़ लिया, रेशियो प्रोपोर्शन टॉपिक पढ़ा, वीडियो सारी कवर कर ली। अब इसके बाद मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है? 100-150 क्वेश्चंस करने का। उसके बाद मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का। ठीक है, अभी शुरुआत में एक बार करो उनको। ठीक है, अब रिवीजन के लिए क्या करो? रिवीजन बता देता हूं पहले मैं, एलआर से पहले रिवीजन कैसे करना है। ठीक है, 1-2 महीने बाद आपको ऐसा लगेगा जो मैंने चीजें पहले पढ़ी थी शायद मैं उनको भूल जा रहा हूं। 1-2 महीने बाद आपको ऐसा लगेगा कि जो चीजें मैंने पहले पढ़ी थी आपको लगेगा मैं उनको भूल जा रहा हूं यार, मुझे वो चीजें याद नहीं आ पा रही है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको डेज डिसाइड कर लेना है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। 1-2 महीने बाद की बात है। आपने कहा यार मंडे को ना मैं 15-20 मिनट निकालूंगा और रेशो का रिवीजन करूंगा। ठीक है, अगर आप रेशो को भूल जा रहे हो, वो आप उन टॉपिक्स को लिखिए, उन टॉपिक्स को लिखना जो टॉपिक्स में आपको भूलने के चांसेस ज्यादा हैं। आपको लग रहा है भाई मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस को भूल जाऊंगा, आपको लग रहा है मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस को भूल जाऊंगा, ठीक है, तो आप रिवीजन करो ना उसका यार। रिवीजन करते रहोगे तो नहीं भूलोगे। कोई चीज शॉर्टकट ऐसा है, कोई भी चीज ऐसी है, तो जब आप उसका कंटिन्यूअस रिवीजन करोगे तो तब आप नहीं भूलोगे। अगर आपको लग रहा है कि आप कंटिन्यूअस उसको भूल जा रहे हो, ठीक है, मतलब वीकली बना लो। ठीक है, वीकली सेट कर लो। ट्यूसडे को ना यार मैं टाइम एंड वर्क का रिवीजन करूंगा। फिर आपको ना 2 महीने बाद, अब से 2 महीने बाद आपको एक डेडिकेटेड स्लॉट निकालना पड़ेगा फॉर रिवीजन। डेडिकेटेड स्लॉट निकालना पड़ेगा रिवीजन के लिए। ठीक है, अब से 1-2 महीने बाद लेकिन, ठीक है, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज पे तो कुछ भूलने वाला सीन है नहीं हमारे पास। ठीक है, अब से 2 महीने बाद आपको निकालना पड़ेगा एक डेडिकेटेड स्लॉट फॉर रिवीजन। ठीक है, चलो ये बात आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं जरा। ठीक है, हाँ, ये बात आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। लॉजिकल रीजनिंग की बात कर रहा था मैंने कहा लॉजिकल रीजनिंग में एक बार अपने सारे बेसिक्स कवर कर लो, मतलब कहीं से भी कवर कर लो, चाहे किसी बुक से प्रैक्टिस कर लो। मुझे ऐसा लगता है कि रीजनिंग तो यार रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है हम लोगों ने कभी पढ़ा नहीं बचपन से, तो कुछ लोगों को ये बहुत नया लगता है कि रीजनिंग पढ़ना पड़ रहा है। कुछ लोगों को ये बहुत ज्यादा नया लग जाता है कि यार अब मुझे रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, उनको बहुत नया लग जाता है। कुछ लोग इसके साथ फैमिलियर होते हैं, वो बचपन से मतलब सुडोकू वगैरह खेल रहे होते थे, ठीक है, पजल्स वगैरह सॉल्व कर रहे होते थे, तो वो इन चीजों से फैमिलियर हो जाते हैं, उनको इतना बुरा नहीं लगता। ठीक है, वो इन चीजों से क्या हो जाता है, इन चीजों से फैमिलियर रहते हैं। तो मेरा मानना यह है हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इधर उधर चलते रहें, हमें बहुत फोकस होकर काम करना पड़ेगा। किसी भी एक कंटेंट को पकड़ लो, एक सोर्स को पकड़ लो, जहां पर कम से कम आपको लगभग 500 to 700 सेट्स मिल जाएं। सेट्स की बात कर रहा हूं मैं, पर क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा। मैंने बताया था आपको एक सेट में 4, 5, 6 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो 500-700 सेट्स आपको कहीं मिल जाएं, और कोशिश करो डेली 3 से 4 सेट सॉल्व करने का। ठीक है, टॉपिक वाइज मिल जा रहे हैं तो अच्छी बात है, टॉपिक वाइज मिल गए। भाई टॉपिक कैसे हो सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग के? टॉपिक्स क्या होंगे? लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, सिलेक्शन, ऑर्डरिंग एंड सीक्वेंसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, गेम्स एंड टूर्नामेंट, वेन डायग्राम, ठीक है, रूट्स एंड नेटवर्क। ये टॉपिक्स हमारे सारे के सारे हो गए। तो एक बार या तो इन टॉपिक्स टॉपिक वाइज कवर कर लो। फिर डीआई में हमारे पास क्या आ गया? टेबल आ गया, बार ग्राफ आ गया, पाई चार्ट आ गया, लाइन चार्ट आ गया, क्वांट बेस्ड रीजनिंग आ गई, लॉजिक बेस्ड डीआई आ गए। ये सारे टॉपिक्स हो गए। फंडा क्या है? ये सब चीजें ना मिक्स सी हैं, ये सब चीजें मिक्स सी हैं। ठीक है, अब सर्कुलर अरेंजमेंट के हमने सर्कुलर अरेंजमेंट के बैठ के 10 सेट सॉल्व कर लिया अलग से, बट वो उस टॉपिक पे कमांड बन गई ना। लॉजिकल रीजनिंग में ना चीजें मिसलेनियस ज्यादा कमांड बनाओ,
इसमें ना मिसलेनियस कमांड ज्यादा बनाओ, आप लोगों को मैं सजेशन दे रहा हूं, ठीक है। मतलब मिसलेनियस सेट सॉल्व कर, एक ऐसा सेट डीआई का जिसमें टेबल भी था, पाई चार्ट भी था, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के सेट्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। एग्जाम में इस तरह के सेट्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। मिसलेनियस तरह की चीजें आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई क्या, जरा मुझे बताओ। इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस, ठीक है। चलो, अगर यहां तक आप लोगों को क्लैरिटी है तो जरा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, दूसरी बात, दूसरा पॉइंट मेरा यहां पर क्या है यार, कि मतलब लॉजिकल रीजनिंग में अगर मैं बताऊं, मेरे पास डेली में अगर 3 सेट्स भी सॉल्व कर रहा हूं, मेरे पास 160 डेज का टाइम है, तो 160 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 480 सेट सॉल्व होंगे, ठीक है। हाँ, और अगर मैं डेली 4 सेट सॉल्व कर रहा हूं, मेरे पास 160 डेज का टाइम है, तो 640 सेट सॉल्व होंगे, ठीक है। तो 480 और 640, अगर मैं कैट 2023 एस्पिरेंट होता और मुझे पता होता कि मुझे इसी साल एडमिशन लेना है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा करता। मतलब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, मेरी स्पीड या मेरी एक्यूरेसी कब आएगी, जब मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी हो, कि मैं वो बंदा हूं, मुझसे ज्यादा प्रैक्टिस किसने करी नहीं है, कि मैंने सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करी है, ठीक है। तब जाके तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा ना, तब जाके आपका डर खत्म होगा ना यार। अच्छा, ये वाला सेट मैंने किया हुआ है, ये वाला सेट तो यहां पे था, आपने इतनी पढ़ाई कर ली, इतनी पढ़ाई कर ली, वो 10 मिनट रील्स देखने की बजाय अगर मैं क्वांट के 4 क्वेश्चंस लगा लेता तो मैं औरों से आगे निकल जाता। वो 10 मिनट जो बैठ के मैंने 10-15 मिनट बैठ के मैंने बकवास सी वीडियो देखी है यूट्यूब पे, या बकवास रील मैंने देखी है, अगर उसकी जगह मैं बैठ के पढ़ लेता तो मेरा काम हो जाता यार, मेरे मार्क्स ज्यादा जाते यार, मेरा 95 की जगह 99% आ जाता, ठीक है। घिर जाओ, 6 महीने के लिए भूल जाओ दुनिया कहां है, बंद कर लो कमरे में अपने आप को, मैं सीरियसली बता रहा हूं, ठीक है। तुम्हें कुछ पता ही नहीं 6 महीने के लिए दुनिया में क्या हुआ है, तुम्हें सिर्फ इतना पता था, हाँ मैं कैट 2023 की प्रिपरेशन कर रहा था, मुझे इतना ध्यान था, बाकी मुझे कुछ ध्यान नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा था, इतना ध्यान रखो, ठीक है। क्लियर है बात, ठीक है। और मतलब मैं होता तो शायद 640 सेट सॉल्व करता। सोर्सेज आप लोगों के पास मल्टीपल बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, मल्टीपल बुक के साथ साथ मैं हमेशा बोलता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही मुझे आइडिया मिलता है कि एग्जाम में किस तरह के सेट्स आते हैं। बुक्स वगैरह में चीजें टॉपिक वाइज तो होती हैं, बट जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे ना, आपको लगेगा कि अच्छा यार, इसमें तो वेन डायग्राम के अलावा टेबल भी दिया हुआ था, इसमें तो इस चीज के अलावा ये भी यूज हो रहा था, इसमें तो दो चीजें यूज हो रही थी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रायोरिटी पे रखना भूल मत जाना, ठीक है। दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या, और डेडिकेटेड स्लॉट निकालो। मान लो आपने एक डेडिकेटेड स्लॉट निकाला, भाई मैं डेली लॉजिकल रीजनिंग 3 से 5 बजे तक पढ़ता हूं बैठ के, 3 से 5 बजे मेरा लॉजिकल रीजनिंग को पढ़ने का टाइम है। डेली नहीं पढ़ते, वर्किंग हो, कॉलेज हो, तो वीकेंड अपना पूरा यूटिलाइज करो, ठीक है। मतलब भाई सैटरडे को मैं सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक लॉजिकल रीजनिंग के सेट सॉल्व करता हूं। इनिशियल स्टेज में ऐसा होगा आपको एक एक सेट सॉल्व करने में, इनिशियल स्टेज में ऐसा होगा आपको एक एक सेट सॉल्व करने में 1-1 घंटा भी लग जाएगा, बट टाइम धीरे 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 रिड्यूस होना शुरू होगा। आपको 50 मिनट लगेंगे, 40 मिनट लगेंगे, 30 मिनट लगेंगे, धीरे धीरे आपका टाइम रिड्यूस होगा। एकदम से टाइम रिड्यूस नहीं होगा, मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है। हाँ, एकदम से टाइम रिड्यूस नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब बच्चों के पास आता है, भाई देखो वर्बल एबिलिटी में, वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आई थिंक आप किसी बीआरसी के एजुकेटर से पूछें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि जहां आदमी खुद ही डूबा हुआ हो वो क्या ही सजेशन दे सकता है किसी को, ठीक है। तो इसलिए मैं यहां पे कुछ नहीं बोलूंगा। दूसरी चीज ये है, हमारे पास मॉक टेस्ट कब देने हैं, ठीक है। हमें मॉक टेस्ट कब देने हैं, तो मॉक टेस्ट मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना ऐसा है, ठीक है, कि यार मॉक टेस्ट में क्या आएगा हमारे पास, ठीक है। हमारे हर टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। जब तक मैं सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ूंगा तब तक तो मुझे मॉक टेस्ट में सब कुछ नया नया लगेगा कि यार ये कहां से आ गया, ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया, ठीक है। तो मेरा सेशन ये है, एटलीस्ट आफ्टर 70% ऑफ सिलेबस कंप्लीशन, 70% ऑफ सिलेबस कंप्लीशन के बाद ही हमें मॉक टेस्ट देना चाहिए, ठीक है। पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो, मेरा मानना ये है, ठीक है। आप अगर जून से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो ना, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, 3 महीने में जम के अपना सिलेबस कंप्लीट करो। सिलेबस और रिगरस प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। सर ने टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ाया, ले बेटा आज टाइम स्पीड डिस्टेंस के 200 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। सर ने मेंसुरेशन पढ़ाया, आज मैं मेंसुरेशन के 300 क्वेश्चन सॉल्व करने का टारगेट मैंने बनाया मेंसुरेशन के। मुझे 300 क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करना है, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। वो मत भूल जाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना,
ठीक है, समझ में आ रही है बात आप लोगों को? ये बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है, जरा मुझे बताओ। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है? ठीक है, तो मॉक टेस्ट वाला हो गया। मॉक टेस्ट के बाद आता है मॉक टेस्ट का एनालिसिस। मॉक टेस्ट के बाद आता है मॉक टेस्ट का एनालिसिस। मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है, देखो फॉर एग्जांपल मैं एक सेक्शन लेके देखा हूं, मान लो मैंने क्वांट का सेक्शन कैसे एनालिसिस करना है। ठीक है, क्वांट के 22 क्वेश्चंस आए मॉक टेस्ट में। ठीक है, इन 22 क्वेश्चंस में से मान लो हमारे पास 8 क्वेश्चंस अरिथमेटिक से थे। ठीक है, 8 क्वेश्चंस अरिथमेटिक से थे। ठीक है, 7 क्वेश्चंस अलजेब्रा से थे। ठीक है, हमारे पास 3 क्वेश्चंस ज्योमेट्री प्लस मेंसुरेशन प्लस हाइट एंड डिस्टेंस या ट्रिग्नोमेट्री से थे। ठीक है, 18 हो गए। 3 क्वेश्चंस मेरे पास कहां से थे, नंबर सिस्टम से थे। और मेरे पास एक क्वेश्चन कहां से था, मॉडर्न मैथ्स परम्यूटेशन एंड प्रोबेबिलिटी से था। 15 और 7 22। ठीक है, हो गए 22 क्वेश्चन। अब मान लो आप मॉक टेस्ट लगाने जा रहे हो अगस्त के महीने में। ठीक है, अगस्त तक मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने भाई वेट अ मिनट, मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगस्त तक आप लोगों ने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आपने अरिथमेटिक कंप्लीट कर लिया, आपने अलजेब्रा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर अगस्त तक आप लोगों ने अपना अरिथमेटिक और अलजेब्रा कंप्लीट कर लिया, तो मेरा मानना ये है ये 15 क्वेश्चंस के साथ आप फेमिलियर हो, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यार ये क्या आ गया एग्जाम में। तो मैं ये चाहता हूं, मैं बच्चों को बोलता भी हूं कि मुझे ना इस लेवल पे प्रैक्टिस करनी है, इस लेवल पे प्रैक्टिस करनी है। अगर एग्जाम में किसी टॉपिक को पढ़ के इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, तो उतने तो इजीली हो जाए। ठीक है, अब मान लीजिए 15 क्वेश्चंस एग्जाम में तुम्हें लग रहा है यार ये तो मैंने कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं, ये सारे टॉपिक्स मैंने पढ़े हुए हैं जिनसे 15 क्वेश्चंस आए हैं, तो क्या आप इन 15 में से 9 क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे क्या? भाई 6 क्वेश्चंस मान लो डिफिकल्ट थे, वो तुमने करे ही नहीं, तो क्या आप 9 क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते हो ना? समझ में आ रही है बात? आपने सिर्फ अभी इतना सिलेबस पढ़ा, आपने अरिथमेटिक पढ़ा, अलजेब्रा पढ़ा। अरिथमेटिक अलजेब्रा से 15 क्वेश्चंस आए थे, उन 15 क्वेश्चन से तो आप फेमिलियर हो ना। फेमिलियर होने का मतलब यह है कि भाई आपने वो टॉपिक देखा हुआ है, आपको उस टॉपिक की सारी चीजें पता है, आपने उसमें रिगरस प्रैक्टिस किया हुआ है। तो उन 15 क्वेश्चन में से भी आप 9 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे क्या यार? बट इन 9 जो क्वेश्चंस करने हैं इनका सिलेक्शन बहुत ज्यादा मायने रखता है कि यार दीज आर द क्वेश्चंस। ये 6 क्वेश्चंस मैंने पढ़े हुए तो हैं, मैं पढ़ के गया था इनको, बट ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर मैं उस फिक्स 40 मिनट के फ्रेम में सॉल्व करूंगा ना, तब शायद मैं ज्यादा टाइम ले लूं, ये एज अ स्पीड ब्रेकर बन जाए मेरे लिए, मेरी स्पीड को बिगाड़ दे। तो मैंने ये 15 में से 6 क्वेश्चन को पहले ही साइड में उठा दिया। ये 9 क्वेश्चन में इजिली सॉल्व कर सकता था, मैंने कर दिए। हो सकता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 3 मिनट लगे, क्या प्रॉब्लम है? 9 इंटू 3 27 मिनट लग रहा है ना भाई, 40 मिनट का टाइम होता है, तब भी तेरे पास 13 मिनट है। क्वेश्चन करना जितना जरूरी है ना कैट में क्वेश्चन करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है क्वेश्चन स्किप करना, छोड़ना। करना जितना जरूरी है उतना जरूरी है क्वेश्चन छोड़ना। क्या है, क्वेश्चन मुझे छोड़ना था। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? जरा मुझे बताओ, यहां तक की बातें आप लोगों को क्लियर है क्या? जरा मुझे बताओ जल्दी से। ठीक है, चलो। अब मुझे ऐसा लगता है कि कोई बच्चा, अगर देखो मैं आपको वेटेज भी बता दूं, ठीक है, वेटेज भी बता दूं, जो सीक्वेंस मैंने यहां पर लिखा है ना, वेटेज वाइज लिखा है। सबसे ज्यादा अरिथमेटिक आता है, उसके बाद अलजेब्रा आता है, उसके बाद ज्योमेट्री मेंसुरेशन आता है, उसके बाद नंबर सिस्टम का वेटेज है, सबसे कम वेटेज मॉडर्न मैथ्स का है। मॉडर्न मैथ्स बोले तो परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यहां तक किसी को, एक मिनट जरा।
ठीक है। सर ज्योमेट्री का भी स्टार्ट होगा यार, पेड क्लासेस में ज्योमेट्री स्टार्ट होगा इन द मंथ ऑफ जुलाई, इन द मंथ ऑफ जुलाई। ठीक है, पेड क्लासेस में ज्योमेट्री स्टार्ट होगा इन द मंथ ऑफ जुलाई। क्लियर है बात? यहां तक की बात आप लोग क्लियर है? जरा मुझे बताओ। तो ये मैंने वेटेज वाइज लिखा है क्वांट में। अगर आप लोग 6 महीने में कैट को क्लियर करना चाहते हो ना, तो आपका सीक्वेंस भी ये होना चाहिए, पहले अरिथमेटिक पढ़ो, फिर अलजेब्रा पढ़ो, फिर ज्योमेट्री मेंसुरेशन, फिर नंबर सिस्टम, फिर मॉडर्न मैथ्स। ठीक है, जिसका वेटेज ज्यादा है उसको पहले पढ़ो। ठीक है, तो आई थिंक ये तो हो गया हमारे पास क्वांट का। मैं मॉक टेस्ट का एनालिसिस बता रहा था। ये 2 टॉपिक्स पढ़ के भी आप मॉक टेस्ट लगा दो, बट 15 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन तो सॉल्व करके आओ ना। अगर आप 15 में से सिर्फ 5 क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है फिर आपने ये टॉपिक्स ही ढंग से नहीं पढ़े। अगर आप ये 2 टॉपिक्स पढ़ के मॉक टेस्ट लगाने जा रहे हो, तो 15 क्वेश्चंस अगर यहां और आएंगे, 15 क्वेश्चंस इन दोनों टॉपिक से एग्जाम में आएंगे। मैं पहले बता दूं, इनका वेटेज इतना तो है कि 15 क्वेश्चंस यहां से आएंगे, ये पहले बता दूं मैं आप लोगों को। ठीक है, हाँ 15 क्वेश्चन इन दोनों का वेटेज बनता है। तो इनको थोड़ा रडार पे रखो, एक एक टॉपिक पढ़ो अरिथमेटिक का बिल्कुल डिटेल में। अरे फॉर्मेलिटी थोड़ा ही करनी है यार, अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ थोड़ा ही करेंगे। एक एक टॉपिक को बड़ा जबरदस्त तरीके से पढ़ो। अलजेब्रा में दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन फालतू ले लूंगा क्वाड्रेटिक पढ़ने में, लेकिन इस पर कमांड अपनी बहुत अच्छी बना दूंगा। एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को घोल के पी जाओ, एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बिल्कुल घोल के पी जाओ कि अच्छा ये क्वेश्चन था, ले इसको खत्म करता हूं, इसको खत्म करता हूं। एक एक क्वेश्चन की फील लो, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पीछे समझने की कोशिश करो कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन क्यों पूछा है, वो मुझसे यहां से क्या पूछना चाह रहा था। ठीक है, ये माइंडसेट आपको होना चाहिए क्वेश्चन करते टाइम। ठीक है, चलो दूसरी बात आती है हमारे पास एग्जाम में 15 क्वेश्चन तो सॉल्व, 15 क्वेश्चन आए ज्योमेट्री अरिथमेटिक अलजेब्रा से, 9 क्वेश्चन मैंने बनाए। इन 9 में से मान लो मेरे 8 क्वेश्चन ठीक हुए, 1 क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। और मैं आपसे यही एक्सपेक्टेशन रखूंगा, अगर आपने रिगरस प्रैक्टिस करी है ना, तो 9 क्वेश्चंस में से 9 के 9 ठीक होने चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपने ऑलरेडी 6 क्वेश्चन छोड़ दिए यार, 6 क्वेश्चन छोड़ने के बाद भी आप गलती कर रहे हो, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कौन है फिर। ठीक है, तो आपने अगर 9 क्वेश्चन करे तो आपकी एक्यूरेसी ऐसी होनी चाहिए कि आपके 8 क्वेश्चन तो ठीक हैं, और बाकी के 6 क्वेश्चंस जब मैंने ये दोनों टॉपिक्स पढ़ लिए, तो मैं ये 6 क्वेश्चन क्यों नहीं कर पाया। हो सकता है चलो 6 में से 3 क्वेश्चन बड़े बकवास थे, वो एग्जाम में करने लायक थे ही नहीं, कि एग्जाम में नहीं कर सकते। हर क्वेश्चन एग्जाम में करने लायक नहीं होता। एज अ टीचर हम उसको क्लास में कराते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट हर क्वेश्चन एग्जाम में करने लायक नहीं है। मैं हर क्वेश्चन को एग्जाम में नहीं कर सकता। ठीक है, समझ में आ रही है बात? क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा भाई, कई बार बहुत बेकार सी कैलकुलेशन हो जाती है, बहुत ज्यादा टाइम खराब होता है, तो वो चीजें हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चंस को जब एनालिसिस करते हो ना, एनालिसिस करते टाइम ये देखो ये 6 क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं बने। आपकी एक सेपरेट नोटबुक होनी चाहिए क्वांट की, जिसमें आप इन 6 क्वेश्चंस को नोट करो और देखो भाई ये क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं बने थे। जब भी आप 6 क्वेश्चन ये और 1 क्वेश्चन जो आपका गलत हुआ था, वो आपको नोटबुक में लिखना है बकायदा। ठीक है, वो आपकी डाउट नोटबुक होगी क्वांट की। ठीक है, लिखो। ठीक है, डिजिटली इनको कहीं रख सकते हो, डिजिटली रखो, क्योंकि मैं अपने टाइम पे लिखता था, मुझे तो अब भी लिखने की आदत है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, जो 8 क्वेश्चंस आपने एग्जाम में करे हैं सॉल्व, उनको भी देखो। जब मॉक टेस्ट देते टाइम वो सॉल्यूशन भी देते हैं, क्या इनको किसी और अच्छी तरह से सॉल्व किया जा सकता था? क्या एग्जाम में मैंने कुछ गलत तो नहीं सोचा जब मैं मॉक टेस्ट लगा रहा था? क्या इनको मैं किसी और शॉर्टकट मेथड से कर सकता था? क्या सॉल्यूशन में उसका कोई शॉर्टकट मेथड दिया हुआ है? सो ये चीजें भी सोचनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तब जाके पहले मॉक टेस्ट में तो अपनी एक्सपेक्टेशन बहुत लो रखना कि मेरे 5 ही क्वेश्चन ठीक होंगे। स्टेप वाइज कि जब मुझे सबसे पहले मेरा टारगेट है 8 क्वेश्चन ठीक करने का। जब आपके मॉक टेस्ट में क्वांट में 8 क्वेश्चन ठीक होने शुरू हो जाए, फिर आपको अपनी एक्सपेक्टेशन 10 क्वेश्चन की बनानी है, फिर 12 क्वेश्चन की बनानी है, फिर 14 क्वेश्चन की। छोटे छोटे स्टेप्स कवर करो, पहले 8 क्वेश्चन वाला, फिर 10 वाला, फिर 12 वाला, फिर 14 वाला। ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ में आने लग रही है क्या? ठीक है, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है क्या? जल्दी से बताओ जरा। क्लियर है? हाँ, इस क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी डॉग्स किंगडम। यस डॉग्स, वाह यार। इज देयर एनी डाउट गाइस? क्या आपके मन में कोई डाउट आ रहा है? कोई भी डाउट आपके मन में आ रहा हो? मॉक टेस्ट कहां से दें? यार बहुत सारे अवेलेबल है, अपने किसी सीनियर से पकड़ो,
एटलीस्ट 2 जगह के मॉक टेस्ट तो लगाने, मॉक टेस्ट लेकिन सिलेबस कंप्लीशन के बाद, सिलेबस कंप्लीशन के बाद मॉक टेस्ट लगाना, ठीक है। हाँ, सिलेबस कंप्लीशन के बाद, ठीक है। एक बेस्ट बता दो, देखो यार मैं अनअकैडमी में पढ़ाता हूं, मुझे लगता है वहां की सारी चीजें बेस्ट हैं, ठीक है, तो अनअकैडमी के मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। उसके अलावा आपको जहां के अच्छे लगे, आपका कोई सीनियर जिसने एग्जाम क्रैक किया हो, जिसका 99 से ज्यादा परसेंटाइल आया हो, आप उससे पूछ सकते हो कि भाई तूने कहां के मॉक टेस्ट लगाए थे, ठीक है। ठीक है, क्लियर है बात। तो यार ये है, मतलब सिंपल सी बात ये है, हमें ना एक, मतलब मैं अगेन बोलूंगा, अगर मेरी लाइफ में इन 6 महीने में कोई चेंज नहीं आया, मेरा अब भी रूटीन वही चल रहा है पहले वाला, मैं दिन में 10 घंटे सो रहा हूं, 4 घंटे फोन पे बात कर रहा हूं, तो आपकी फिर एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि आपका कैट क्रैक होगा। आपको फोकस्ड होकर पढ़ना, आपको अपना गोल दिखाई देना चाहिए। 6 महीने के लिए मैं कह रहा हूं, आप बहुत सीरियस रिलेशनशिप में हो, आप दिन में 4 घंटे बात करते हो, तो आई थिंक आप अपने पार्टनर को समझा सकते हो ना कि यार देख ये चीज बहुत जरूरी है, 6 महीने की तो बात है, 6 महीने बाद बात कर लेंगे, ठीक है। तो मेरा मानना यह है कि बिल्कुल फोकस्ड हो जाओ, YouTube वगैरह पे फालतू की चीजें मत देखो, अपने काम की चीजें देखो। आप हर फालतू चीज देखना शुरू कर दो, दिक्कत ये आती है, ठीक है। एंड दूसरी चीज ये, रील्स इंस्टाग्राम से तो मैं कह रहा हूं हट ही जाना, अच्छा होगा आप लोगों के लिए। इंस्टाग्राम को तो अनइंस्टॉल ही कर दो, एग्जाम के बाद इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जहां पे तुम अपना टाइम एमी वेस्ट करते हो, ठीक है, डिजिटल वेलबींग करके आ जाता है कि हमने कौन की इतनी देर कितनी ऐप चलाई। व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन बंद कर दो पढ़ते टाइम, ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो। जब हम पढ़ रहे हैं तो फिर बाकी और कोई चीज नहीं होनी चाहिए हमारे साथ, ठीक है। ठीक है, चलो जी, ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। हाँ, मतलब मान लो इंस्टाग्राम चला भी रहे हो, संडे को 10 मिनट के लिए इंस्टॉल कर लिया, चला लिया, बात खत्म। मान लो तुम्हारे इंस्टाग्राम पे तुमने अभी किसी लड़की से बात तुम्हारी शुरू हुई है, तुम कह रहे हो यार अभी तो बात शुरू हुई है, ये कह रहे हैं इंस्टाग्राम इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे तो कैसे, मैं तो कभी रिलेशनशिप में नहीं आ पाऊंगा, ऐसे तो मैं सिंगल मर जाऊंगा, तुम्हें ये थॉट्स आने लगे। तो संडे चला लो 10 मिनट के लिए, ठीक है। लेकिन सजेशन ये रहेगा कि उसको बंद ही रखो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। सर फ्री क्लासेस वाले के आपको सजेस्ट कर दीजिए। यार फ्री क्लासेस की सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूं अभी अपने यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर, ठीक है। हाँ, फ्री क्लासेस की सीरीज स्टार्ट होगी अभी कैट 2023 वाले बच्चों के लिए एमबीए पाठशाला पर, ठीक है। चलो जी, ठीक है। हाँ, बाकी यही कर रहे हैं, और मुझे कुछ चीजें आप लोगों को बतानी थी, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी हो जाए। ये स्कोर वर्सेस परसेंटाइल है, कितने स्कोर पर कितना परसेंटाइल आया था कैट 2021 में बच्चों का, ठीक है। ये स्कोर वर्सेस परसेंटाइल है, कितने स्कोर पर कितना परसेंटाइल आया था बच्चों का, ठीक है। 99.5 परसेंटाइल, वीआरसी में 54 मार्क्स लाने पर, एलआरडीए में 38 मार्क्स लाने पर, पॉइंट में 48 मार्क्स लाने पर। कैट 21 का है, आपको पता होना चाहिए। कैट 22 में 22 क्वेश्चंस आए थे, एलआरडीए के 20 क्वेश्चंस आए थे, और वीआरसी के हमारे पास 24 क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में, ये पता होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, ठीक है। हाँ, बाकी मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं भोपाल आ रहा हूं, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं भोपाल आने वाला हूं, कब आने वाला हूं, 15 जून को, ठीक है। हाँ, 15 जून को 3 बजे मैं भोपाल आ रहा हूं। इसका जो पूरा एड्रेस है, ये एड्रेस ये रहा, अनअकैडमी का सेंटर है वहां पर, और मेरे पास जो टॉपर रहेंगे अनिमेश रहेंगे, जिनका फाइनल कन्वर्ट हुआ है आम लखनऊ, ठीक है। तो हम लोग ये सब चीजें वहां पर भी आप उनसे मतलब पर्सनली भी डाउट्स अपने पूछ सकते हो अगर आपको कोई डाउट हो तो, ठीक है। दूसरी बात, अपना रिज्यूमे लेके आ जाना प्रोफाइल एनालिसिस के लिए, तो हम उसमें भी आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है। ये 15 जून को है, हमारा 3 बजे आने वाला हूं जहां पर मैं, ठीक है। दूसरी बात, एक और बात यह है कि यार अनअकैडमी का जो कैट स्कॉलरशिप टेस्ट है, ठीक है, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है कैट सेट, ठीक है। हम लोगों ने उस टेस्ट को क्या नाम दिया है, कैट सेट नाम दिया है। ये जो हमारा टेस्ट है 18 जून को होगा, और इस बार ये 2 स्लॉट में होगा, 12 बजे और शाम को 5 बजे, ठीक है। इसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें 30 क्वेश्चंस आएंगे और आपके पास 60 मिनट्स का टाइम होगा। इसमें आप लोगों के पास बहुत अच्छी स्कॉलरशिप रखी गई है, ठीक है। तो इस टेस्ट को आप लोग जरूर देना। मेरे पास तो प्लस का सब्सक्रिप्शन है, मैं क्यों दूं, मेरे लिए किस टेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट क्यों दूं। अरे भाई 30 क्वेश्चन तो कर ले जाके वो सॉल्व, ठीक है। 1 घंटा निकालने का क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस तो हो जाएगी ना तेरी। दूसरी बात, आज आई थिंक लास्ट डे है इस अमेजिंग ऑफर का, अनअकैडमी पर ऑफर भी चल रहा है, ठीक है। आज लास्ट डे इस अमेजिंग ऑफर का, ये ऑफर देख लो आप, 6 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा 20,900 में। 6 मंथ के साथ आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा 30,400 में।
एंड दिस इज अ डिस्काउंट कोड उदित लाइव, ये जून 10 तक हमारे पास सिर्फ वैलिड है, ठीक है, ये कोड आप यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। ये अभी एक बैच भी स्टार्ट हुआ है अनअकैडमी पर, जिसमें मैं आप लोगों को अरिथमेटिक करा रहा हूं, ठीक है, क्रैक द कैट कोड कॉम्प्रिहेंसिव बैच फॉर एमबीए 2023। ये सारे एजुकेटर्स इसमें हैं, ठीक है। इस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं या एजुकेटर वाइज अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ। एंड अनअकैडमी का एक बूट कैंप भी होने वाला है जो हमारा 16 जून और 17 जून को रहेगा, ठीक है। तो इसमें ये सारे के सारे चीजें होंगी भाई, ये सारी की सारी चीजें होंगी वहां पर, ठीक है। चलो जी, ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग आगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, ठीक है, हाँ बाय।